हेलो एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स पे आज हम बात करने जा रहे हैं 16 सितंबर। आपको पता होना चाहिए 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे वर्ल्ड सेलिब्रेट करती है सिंस 1987, जब कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन लेयर के डिप्लीटेशन पर अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू के जब पहली बार बैठक हुई थी, नोन एज मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तब से हम मना रहे हैं वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें। जैसा कि मैंने कहा, अभी बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और आज तो नोटिफिकेशन भी आ गया। मेरे कहने का मतलब है, विधानसभा इलेक्शन से 15 दिन पूर्व वहां पर 8 विधान परिषद के भी सीटों का इलेक्शन होने जा रहा है। बिहार का जो लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, द्विसदनीय बाई कैमरल है। विधानसभा तो कंपलसरी होता है, एंड द सेकंड इज दैट कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो विधान परिषद के 8 सीटों पर उपचुनाव है। ये 8 सीट में एक सीट कहलाता है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। 2 कैटेगरी के सीट हैं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। पॉलिटी जो पढ़ते हैं उनको मालूम है, विधान परिषद में 5 प्रकार से सदस्य का सिलेक्शन होता है। इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। जितना भी सीट होगा 5 तरीके से। 1/3 सीट जो होता है टोटल का, वह होता है जो एमएलए के द्वारा इलेक्ट होते हैं, और 1/3 जो होता है लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर के द्वारा। 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। 1/12 नोन एज टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और बाकी के बचे 1/12 नोन एज ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। तो बिहार में इस बार अक्टूबर मंथ में 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और 4 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट होने जा रहा है। तो स्नातक क्षेत्र में दरभंगा, कोसी, तिरहुत और पटना है। दरभंगा जो मेरा होम टाउन है, कोसी जो वहाँ की नदियाँ बहुत फेमस है, तिरहुत यानी कि मुजफ्फरपुर का एरिया, और पटना। प्लस जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी दरभंगा में भी है, तिरहुत में भी है, पटना में भी है, प्लस एक है सारण। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल। जरा गौर से सुनेंगे। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, यानी तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ये सरकार इन द बिगिनिंग से ही मदरसा और मकतब में जो हमारे मौलवी साहब, मौलवी मतलब टीचर, ज्ञानी लोग, मौलवी साहब सब पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों का वेतन होता है। इसके अलावे जो मस्जिद है उसमें जो मुअज्जिन होते हैं, जो अजान देकर लोगों को आगाह करते हैं कि नमाज का वक्त हो गया है, या तो आप मस्जिद पहुंच सके तो आ जाइए, नहीं तो जहां भी हैं अल्लाह की इबादत कर लीजिए, उनको मुअज्जिन कहते हैं। तो मुअज्जिन की भी तनख्वाह वो देते रहे, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी है। अब चूंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, तो अब वोट बैंक की राजनीति करने के तहत इन्होंने घोषणा की क्या कि पश्चिम बंगाल में जितने भी रजिस्टर्ड ब्राह्मण पुजारी हैं, यानी जिस मंदिर में है रजिस्टर्ड है, उनका खाते में नाम है किस मंदिर के रजिस्टर्ड पुजारी हैं, जितने भी रजिस्टर्ड ब्राह्मण पुजारी हैं, अर्थात जो ट्रस्ट सब चल रहा है, तो उन मंदिरों के पुजारी को, लगभग ये 8,000 पुजारी हैं, ये 1,000 रुपये मासिक भत्ता, तथा जिन पुजारियों के अपने घर नहीं हैं उनको घर यानी बांग्ला आवास योजना के तहत मुफ्त में आवास उपलब्ध कराएंगी। बिल्कुल चुनावी स्टंट है। कहने का मतलब है वो काम तो करते हैं सोशल वर्क के, लेकिन चुनाव के हिसाब से काम करते हैं, ये गलत है। ठीक है, और ये तो मैंने कहा 16 सितंबर की बात, लेकिन आज की मैं बात कह रहा हूं कि
ममता दीदी कही हैं कि अब जितने भी रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा समिति हैं उन सभी को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। पिछले के पिछली बार उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये दिए थे जब पिछला इलेक्शन का समय आया था, तो अब ये 50-50 हज़ार रुपये 200-400 जितने भी रजिस्टर्ड हैं उनको दिए जाएंगे। समझ में आई बात? ये सब चुनावी स्टंट है। अब आगे बात करते हैं। एक सवाल हमेशा पूछता है कि वेस्ट बंगाल का जो सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, उस बिल्डिंग का क्या नाम है? उस बिल्डिंग का नाम है नवान। याद रखिएगा, नवान, ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ चुका है, यूपीएससी में आ चुका है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की कैटेगरी। जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है, इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग होता है। फैक्ट्री के अलग अलग हम स्टेटस दर्जा देते हैं। तो पहले देते थे कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट की सीमा को तय करते हुए हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम स्केल के इंडस्ट्री को कैटेगराइज करते थे। अब नए नियम के तहत, जो अभी अभी नया नियम आया है, अब ये कैटेगराइजेशन का बेस टर्नओवर कितना है उसके आधार पर होगा, यानी टर्नओवर। समझ आ रही है? सरकार बड़ी ही चालाक है, केंद्र सरकार भी बहुत चालाक है। तो केंद्र सरकार के तहत अब कुछ बात कह रहा हूं, उसको समझिए। इंडस्ट्री कैटेगरीज में माइक्रो में इन्वेस्टमेंट पहले 25 लाख तक माना जाता था। तो अगर आप पहले की मैं बात कर रहा हूं, फिर कंपेयर करूंगा प्रेजेंट में, तो 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को कहा जाता है माइक्रो यूनिट, माइक्रो इंडस्ट्री, सूक्ष्म उद्योग। स्मॉल स्केल वाले में होता है मैक्सिमम 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, और मीडियम स्केल में होता है मैक्सिमम 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, और जो लार्ज स्केल होता है मोर देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब इसे निवेश के संदर्भ को बदलते हुए, प्लांट और मशीनरीज में जो लगते थे बदलते हुए, अब इसे जो 1 जून 2020 को राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश पारित किया, उसके तहत अब 1 जुलाई 2020 से यह अध्यादेश लागू हो गया है। और अब इन्हीं इंडस्ट्री की परिभाषाएं टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर के ऊपर बदल गई है। यानी नए अध्यादेश के अनुसार लघु हेतु 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, मध्यम हेतु 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़, और लार्ज के लिए मोर देन 50 करोड़ कर दिया गया है। याद रखिएगा, अगर 5 करोड़ से, ठीक है, लघु, यानी अगर 10 करोड़ से नीचे है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री है। 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में जो है वो लघु है, और 50 करोड़, ध्यान रखें, 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में क्या हो गया? ये हो गया आपका मीडियम, और उसके आगे जाइएगा तो लार्ज हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब परिभाषा क्या है टर्नओवर पे? क्या है परिभाषा? कहता है 10 करोड़ से नीचे जो है वो आपका अब क्या हो गया? लघु। 5 करोड़ से नीचे जो है वो हो गया माइक्रो। 10 से 50 करोड़ हो गया मीडियम, और 50 करोड़ से ऊपर लार्जर, यानी लार्ज इंडस्ट्री। अब नया तरीका सरकार ने ढूंढ लिया है रेवेन्यू जनरेट करने का। चलिए अब हम बात करते हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो टाटा सन्स की एक कंपनी है और आईटी सेक्टर की कंपनी है। ये भारत की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है, नो डाउट, आज भी 10 सालों से। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह अभी अभी 9 लाख, ठीक है, करोड़ को पार कर गया है, 9 लाख करोड़ को। यानी ये सेकेंड बिगेस्ट कंपनी है इंडिया की, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार। तो चलिए ये हम समझ गए। अब हम बात करते हैं भारत में छोटे मोटे और बड़े से बड़े रिवर्स को अगर जोड़ लें तो 2459 नदियां भारत में है। सॉरी, 2000 कहते हैं, 20,459 नदियां। कहने का मतलब है भारत में लगभग 20,500 नदियां हैं। इन नदियों में से 323 नदियां जो है उस नदियों के जगह जगह पर प्रदूषण है। तो 323 नदियां काफी प्रदूषित है, ये बात कही गई है। चलिए
अब हम बात करते हैं जो सबसे प्रदूषित नदी है, उस नदी का नाम है आपका हरनंदी, जो सहारनपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में बहती है। यही कोई 80 किलोमीटर के आसपास का सफर होगा और हरनंदी नाम है। ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। अब आगे आइए, हम बात कर रहे हैं रशिया के पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता जिनका नाम एलेक्सी, ठीक है, नोवाइनिनी है। तो एलेक्सी नोवाइनी जो विपक्ष के नेता हैं, जो अक्सर टारगेटेड होते हैं वहाँ के सत्ता पक्ष के द्वारा, और अभी उन्हें एक जगह कहीं जा रहे थे तो धोखे से उनके शरीर में जहर दे दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया, जिससे इनके हालत बिगड़ गए और वो जर्मनी वगैरह में जाके शरण ली। एंड फाइनली 1 महीने के बाद 2 दिन पहले उन्हें होश आया और उन्होंने कहा कि नाउ आई एम ओके एंड हैव टू रिटर्न बैक रसिया। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि इजराइल और यूएई का रिश्ता अच्छा हो गया है और आपस में उड़ानें भी शुरू हुई हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशन, और बहरीन ने इस उड़ान के लिए अपने आसमान को फ्री कर दिया और ख़ुद अब बहरीन में भी फ्लाइट आने लगी है और बहरीन भी यूएई के कदमों पर चल पड़ा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है और इसकी चेयरपर्सन जो है मिशेल बैचलेट हैं। मिशेल बैचलेट अभी 2 वजह से चर्चा में हुई। एक तो उन्होंने ये कही है कि जो साउथ वेस्ट चाइना में उइगर ट्राइब्स हैं, जो बेसिकली रिलीजन में मुस्लिम रिलीजन है, उइगर के साथ जो कंसंट्रेशन कैंप या डिटेंशन कैंप डाला गया है, उन कंसंट्रेशन कैंप में जो खबरें आ रही हैं डिफरेंट सोर्स से, वो ये है कि उनको टॉर्चरिंग किया जा रहा है, उनके आर्ट कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, उनके पहनावे सोच विचार को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया जा रहा है, और इस तरह से उन्हें दाढ़ी नहीं रखना है, बाल काट के रखना है, कलर नहीं करना है, मुस्लिम ड्रेस नहीं पहनना है, भाषा तक बदला जा रहा है, और इसे कहते हैं सुधार की लहर चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है। तो उस कैंप पे जाके मिशेल बैचलेट देखना चाहती है, यानी दौरा करना चाहती है। चीन की सरकार से उसने बात की है। समझ में आई बात? तो प्रेशर बढ़ रहा है चाइना पर। अब आइए, उसी तरीके से हम बात करें तो रोहिंग्या मुसलमान जो राखीन प्रांत म्यांमार से बिलोंग करते थे, 11 लाख रोहिंग्या मुस्लिम परिवार को वहाँ से खदेड़ दिए गए। कारण बहुत हैं, दोनों तरफ की गलतियाँ हैं, पर इस तरह से बड़े पैमाने पर काम नहीं होना चाहिए। घर में अगर कोई समस्या है तो घर से निकालना नहीं चाहिए, घर में ही उन्हें सबक सिखाना चाहिए और घर में ही उन्हें प्यार से रखना चाहिए, समझदारी करनी चाहिए। उसे देश निकाला देना ये बहुत तकलीफदेह स्थिति है। तो ध्यान में रखना है। रखाइन प्रांत मालूम है, इनमें से 9 लाख रोहिंग्या आज बांग्लादेश में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, ठीक है, ओपन ग्रैंड स्लैम, जिसमें अब मेंस सिंगल विनर कौन हुए? तो डोमिनिक थिएम हुए, जो ऑस्ट्रिया के हैं। डोमिनिक थिएम, इन्होंने डिफीट किया अलेक्जेंडर ज़वेरेव। तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव को डिफीट करके डोमिनिक थिएम जो ऑस्ट्रिया के हैं, उन्होंने मेंस सिंगल का खिताब जीता है। तो याद रखिए। नेक्स्ट आइए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बड़े अच्छे फैसले लिए हैं, नो डाउट। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकारी गौशालाओं में जो गोबर है उससे जैविक खाद भी बनेगा, दिया जो है दीपक दिया भी बनेगा, गमला भी बनेगा, गमला के अलावा लिफाफा बनेगा, इन्वेलप, विजिटिंग कार्ड बनेगा, निमंत्रण पत्र बनेगा, चूड़ी रखने का डब्बा बनेगा, कैरी बैग बनेगा, ऑफिस की डायरी बनेगी, कैलेंडर्स भी बनाया जा सकता है। यानी ऐसा कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार सोची? तो याद होगा करीब 2-2.5 महीने पहले छत्तीसगढ़ की सरकार गौधन योजना शुरू की थी,
जिसके तहत जो पशुपालक और किसान हैं, जो उनके गाय के गोबर होते हैं, उन गाय के गोबर को ये 2 रुपये किलो छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदेगी और उसे पुनः जैविक खाद में कन्वर्ट करके 8 रुपये किलो बहुत ही सस्ते दाम पर फिर किसानों को बेचेगी। इसके लिए बहुत जगह सेंटर बनाया गया है और ये काम चल पड़ा है। अच्छा है। अब वही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, अब ये काम कर रही है कि इन गोबर से डिफरेंट उत्पाद बनाया जाए। इसके पीछे उनको इंस्पायरेशन मिला राजस्थान के भीमराव शर्मा से। राजस्थान के हमारे भीमराव शर्मा जो हैं विगत 10 सालों से ये काम कर रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश, परामर्श और उन्हीं की प्रेरणा से अब छत्तीसगढ़ की सरकार ये काम करने जा रही है। ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल हमारे पास जो संसाधन है उससे बेहतर उपाय किया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है और ये बहुत अच्छा है कृषि कल्याण के संदर्भ में। अब आइए, अब हम बात कर रहे हैं केरला स्टेट। ठीक है, केरला स्टेट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि जो आजकल फेसबुक पे देखते हैं, सांप पकड़ने के लिए कोई विशेषज्ञ आते हैं, सांप को पकड़ते हैं, खेल दिखाते भी हैं और बोरियों में बंद करके फिर उसको जंगल में छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये केसेस बहुत उभर रहे हैं। हमें पहले केरला की समस्या समझनी चाहिए। केरल में प्रत्येक वर्ष 700 से 800 व्यक्ति सांप के दंश से, काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में 2200 लोग केरल के सांप काटने से मरे हैं। एक बड़ी समस्या है। रीजन है जंगल बहुत है, जंगल में काम करते हैं लोग, और दूसरी रीजन ये भी कि चाय पत्ती के बागान में भी काम करते हैं और वहां भी सबसे ज्यादा सांप से ही मृत्यु होती है, लेबर या स्टाफ की। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल में तो एक पर्टिकुलर जनजाति है इरूला, जो सांप पकड़ने का ही काम करती है, वो मास्टर है उसमें। तो कहने का मतलब केरल सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्टाफ को सांप पकड़ने का ट्रेनिंग दी है। और ट्रेनिंग देने का मतलब होता है पहले सांप के बारे में आप जानिए कि सांप के कितने वैरायटीज़ हैं, कौन खतरनाक है, कौन सिंपल है, सांप काटने पर क्या होगा, नहीं होगा, कैसे बचाव करें, फिर सांप को किस तरीके से समझा जाए और सांप को कैसे पकड़ा जाए, फिर उसको बोरियों में डालकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देना है। अर्थात केरल सरकार ने स्नेक हैंडलर्स के संदर्भ में ट्रेनिंग शुरू की है और इसमें दिया है कि मिनिमम 21 वर्ष और 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति स्नेक हैंडलर के तौर पे रोजगार पा सकते हैं। उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ केरला ट्रेनिंग देगी एंड आफ्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू करेगी और उसके बाद वो स्नेक हैंडलर के तौर पर काम पा सकता है, कहीं भी और जा सकता है, बशर्ते उसे सांप को पकड़कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपना पड़ेगा। उन सब के लिए उसको एक पेमेंट मिलेगी। दिस इज द रियलिटी। अच्छा विचार है, प्रोफेशनल आइडियाज भी डेवलप हुए, इट्स गुड। नेक्स्ट, अटलांटिक ओशियन में एक साथ 5 चक्रवाती तूफान अभी आया, जिसकी वजह से वो चर्चा में रहा। अब बात करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, ये हमने कर ली बात। अब दरभंगा बिहार एम्स की बात करें। अभी मिस्टर मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने बिहार के चुनाव को देखते हुए घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। कई घोषणाएं जो हुई थी, जिस पर काम हुआ, उसका इनॉग्रेशन हुआ और बहुत सारे लेड फाउंडेशन स्टोन डाले गए, यानी शिलान्यास। इसी घोषणा के क्रम में याद रखें बिहार में पटना में एक हॉस्पिटल है जो एम्स के स्टैंडर्ड का, और उसको एम्स कहते हैं, एम्स पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो पहली बार दिल्ली में कोलंबो प्लान के तहत 1953 में इनॉग्रेट हुआ था। और उसी स्टैंडर्ड को लेकर के भारत के अलग अलग राज्यों में एम्स खोले गए, जैसे उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में है, जैसे अपने पटना में है और बहुत जगह है। तो याद रखना है। तो हम ये कह रहे हैं कि पटना के अलावे अभी घोषणा हुई है कि दरभंगा में भी एम्स बनेगा। 750 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, जिसमें 62 और 65 नर्सिंग की सीट भी होंगी और 100+ सीट जो है उसमें MBBS का भी होगा। समय के साथ उसमें MD और PG के भी सीट्स इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे।
तो ये चीज़ें हैं, और याद रखिएगा जिसे 4 वर्षों के भीतर 2024 तक तैयार भी करना है, ये ध्यान रखना है। तो बिहार के संदर्भ में दरभंगा में अगला एम्स स्थापित होगा, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बिहार के जो भी एग्जाम है ये क्वेश्चन बनेगा, एसआई का भी आने वाला है, उसमें ही बनेगा। अब आइए, अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, ठीक है। हरियाणा में अब बात करें हम, रेल मिनिस्ट्री हरियाणा ने, देखते हैं कि हरियाणा के संदर्भ में एक बात कही है कि अब पेरिफेरल ट्रेन के रूप में भी हरियाणा को डेवलप किया जाएगा, पर कोई इशू नहीं है बड़ा। अब आइए, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई, जिसमें अजीत डोभाल भाग लेने गए, लेकिन इसमें पाकिस्तान के जो सुरक्षा सलाहकार थे मोइन यूसुफ, उन्होंने ये क्या किया कि जैसे मेरे बैकग्राउंड में ये ब्राउन पर्दा लगा है ना, तो उनके बैकग्राउंड में पाकिस्तान का नक्शा लगा था, लेकिन पाकिस्तान के नक्शे में वो नक्शा लगा था जो हाल फिलहाल 1.5-2 महीना पहले उन्होंने, जो हमारा जम्मू कश्मीर है और लद्दाख, उसको उन्होंने अपने में दिखाया है। और अपने में दिखाया है तो अपनी बाउंड्री को क्लोज नहीं किए हैं, ये पूरी बाउंड्री को ओपन रखे हैं, क्योंकि बाउंड्री क्लोज करने का मतलब है फिर चाइना से आप पंगा ले रहे हैं, क्योंकि चाइना तथाकथित दबाव बनाए हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो हमने इस पर आपत्ति जताई, पर उन्होंने बात नहीं मानी, तो हमने जो है आपत्ति जताते हुए, यानी कि मिस्टर अजीत डोभाल ने आपत्ति जताई और उठ के चले आए कि लेते रहो अपना सम्मेलन। समझ आई बात। तो अब जब सार्क की बैठक हुई तो उसमें वो सुधर गए। एक्चुअली डेफिनेटली ये काम उन्होंने चीन के दबाव पर किया होगा 100%। अब आइए, जस्टिस गरला रोहिणी कमीशन का गठन 11 अक्टूबर 2017 को हुआ था, जिसका विषय था आरक्षण के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग में रह गई जातियों का वर्गीकरण करिए, पहचान करिए और सुनिश्चित करिए, तथा अंग्रेजों के समय में जो जाति उपजाति कास्ट सेक्ट के बारे में जो कमियां रह गई, अधूरापन रह गया, उसको भी ठीक करिए और 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंप दीजिए। पर यह संभव नहीं रहा और 9 चांस जो है गरला रोहिणी कमीशन के कार्यकाल को बढ़ाया गया। अभी उन्होंने फाइनल रिपोर्ट देनी है और अब यह कार्यकाल 2021 जनवरी तक चला गया है। ओबीसी में केंद्रीय सूची में 2600 जातियां हैं और ब्रिटिश कालीन अशुद्धियों को भी ठीक करने के संदर्भ में है। तो देखिए, अब गरला रोहिणी जी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रही हैं, गरला रोहिणी, तो अब देखिए वो क्या रिपोर्ट देती हैं और क्या नई बातें पॉलिटिक्स में आती है। और बिल्कुल कुछ खास वर्ग के लोग ही जो आरक्षण में हैं वो आगे आकर हमेशा आरक्षण की थाली को लेके चले जाते हैं, लेकिन जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास नॉलेज ही नहीं है कि करना क्या है, उनको ये लोग अवेयर भी नहीं करते। कुछ समुदाय के कुछ श्रेष्ठ जन लोग इस थाली को लूटते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में पूरा हक है कि हम सेग्रेट कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, यानी आरक्षण के पाने वाले समुदायों के अंदर भी हम उसमें विभाजन कर सकते हैं कि ये थोड़े उच्च हैं, ये मध्य हैं, ये निम्न हैं, ये ज़्यादा पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, और इस तरह से आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सकता है और कुछ कोटा उनके लिए निर्धारित कर सकते हैं। तो ये अच्छा है। अब आइए, अब हम बात कर रहे हैं डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, IATS यानी इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सर्विसेज की शुरुआत की है, जिसमें क्या है कि पायलट बैठने की ज़रूरत नहीं है। पायलट जो बैठते हैं तो उनको सिर्फ जब स्टेशन आ जाता है तो उस पर गेट खोलने और गेट बंद करने का काम होता है जनरली। बाकी सारे काम जो हैं मैनेजमेंट बॉडी से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो मेन सेंटर ऑफ ऑपरेटिंग सेंटर है वहाँ से होता है। लेकिन भारत जैसे देश में अगर पायलट नहीं बैठेंगे तो कोई बैठेगा भी नहीं, भाई तो ड्राइवरलेस है, इसलिए मजबूरी में बैठना पड़ता है। लेकिन अगले फेज़ में अब ड्राइवर नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम हम ले लिया है तो ये इंडिजीनियस है और खर्चे भी कम हुए हैं। अब सब कुछ जो है ऑटोमेटिक होगा, पूरी ट्रैफिक सिस्टम। अब जर्मनी के, साउथ कोरिया के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को लेने की ज़रूरत नहीं है।
उसके लिए हमें भारी पैमाने पर पेमेंट भी करनी पड़ती, तो अब वो ज़रूरत नहीं है। अब आइए, केंद्र सरकार ने बिहार और केरल के संदर्भ में एक और घोषणा की है, यानी कि मेरा जो होम टाउन है बिहार और मेरा जो ननिहाल है केरल, यानी मेरा गांव और मेरा नानी गांव, दोनों के संदर्भ में मिस्टर मोदी, जहां मैं रहता हूं राजधानी दिल्ली में, तो उन्होंने अच्छी खासी घोषणा की है कि 125 करोड़ रुपए की एक योजना है बिहार और केरल में गांव के पर्यटन को बढ़ावा देना, थीम बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना। ये थीम बेस्ड टूरिज्म जो है, जो गांव के लेवल पर होगा, जिसमें स्वदेश दर्शन पर खर्च किया जाएगा और उसके लिए डेवलपमेंट किया जाएगा प्रोजेक्ट। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये दी गई है और इसका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार में भितरहवा, ठीक है, चंदरिया और तकलिया गांव में काम किया गया है, जहां पर गांधी जी 1917 के चंपारण सत्याग्रह के समय में पहुंचे थे, तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो गया। और केरला में मलांड मालाबार क्रूज टूरिज्म डेवलप किया गया है। मलांड मालाबार जो क्रूज टूरिज्म है, उसमें जो जहाज है, जहाज पूरा सोलर सिस्टम यानी सोलर पैनल से सजा है और उसी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से जहाज चलता है। अब आइए, सांसद कोष, जैसा कि आप जानते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, पामूलपति वेंकट नरसिम्हा राव, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिमेन 1991 टिल 1996, और उन्होंने जो है एक सांसद निधि की घोषणा की कि हर सांसदों को प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रुपए सांसद निधि फंड के तहत दिए जाएंगे, जो सांसद होने के नाते वह अपने कंस्टिट्यूएंसी में ज़रूरत को देखते हुए 10-10 लाख के 10 यूनिट के काम किए जा सकते हैं डेवलपमेंट के। पर उसके लिए वो फंड उनके हाथ में नहीं जाके डीएम के पास होगा और डीएम और मिल करके ये काम करवाएंगे, जो सांसदों के कहने पर काम होगा। पर वो किसी एक गांव में भी नहीं करवा सकते, पूरे कंस्टिट्यूएंसी में 10-10 लाख यूनिट में करवा सकते। नरसिम्हा राव की सरकार ने उसे ही 3 साल के बाद इसे 2 करोड़ का बना दिया और समय के साथ इसे ही मनमोहन सिंह जी ने 5 करोड़ का बना दिया। आज सांसद निधि 5 करोड़ का है प्रत्येक वर्ष, लेकिन अभी कोरोना आने की वजह से अभी एक संसद में पारित करके कह दिया, पहले तो अध्यादेश आया, उसका संसद में अभी पारित कर दिया और कह दिया गया कि कोरोना काल तक 2021 और 2022 तक सांसद निधि के जो रकम है उसके थ्रू जो डेवलपमेंट है उसको रोका जा रहा है। याद रखिएगा, सांसद कोष निधि के 2 वर्षों हेतु स्थगित कर दिया गया है 2020-22 के लिए, और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती, लगभग 57,000 रुपए की कटौती कर दी गई है प्रति माह, और ये 1 साल के लिए कोरोना की वजह से, और ये रकम कोरोना पर खर्च हुई। अब फाइनली अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है, ठीक है, और 1 मार्च से 8 सितंबर 2020 तक भारत में कुल 413 बार धरती हिली, भूकंप आया। इस बार कमाल हो गया, 413 बार भूकंप आया है, मतलब 1 मार्च से लेकर 8 सितंबर, यानी आप समझ लीजिए लगभग ये 9 महीनों में, 9 महीना भी नहीं, 8.25 महीनों में इतने सारे भूकंप आए, तो याद रखना है। और इनमें 150 भूकंप 3 मैग्नीट्यूड से नीचे का था, तो ये ध्यान में रखना है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको समझिए। आखिरी बातें मैं कर रहा हूं आज के संदर्भ में, जरा समझिए। जलमय खलीलजाद, ये एक व्यक्ति हैं, जलमय खलीलजाद। अफगानिस्तान को हमेशा अमेरिका बड़ा सीरियसली लिया है, क्योंकि ये अगर उपद्रव में चला गया तो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया बर्बाद हो जाएगा और उसका इफेक्ट भारत पे भी पड़ेगा। तो जलमय खलीलजाद ये अमेरिकी सरकार के अफगानिस्तान मामलों को देखने वाले विशेष राजदूत हैं, ए स्पेशल इनवॉय ऑफ अमेरिका इन कंसर्न ऑफ अफगानिस्तान, अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, नोन जलमय खलीलजाद. It is very hot question, will come in UPSC, definitely. Thank you.